ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेशन हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है, तो इसमें हम पढ़ने से पहले कल मैंने आपको एक विशेष बात कही थी कि मैं एक डायग्राम जो है आपको पहले शो करूँगा, वो आपको समझाऊँगा। तो ये जो आप पढ़ोगे ये बड़ा आराम से आपके समझ में आता चला जाएगा और बड़ा सिंपल हो जाएगा ये आपके लिए याद करना। अगर आपने इस डायग्राम को उतार लिया, इसकी को आपने कॉपी निकाल ली, तो ये एक बड़ा ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको आपको व्हाट्सएप में मैं भेज दूँ, तो वहाँ से आप इसको ले लें। तो आप पहले इस तरफ अब ध्यान, इस डायग्राम की तरफ आप अपना ध्यान जो है वो पूरा लगाएं। आ रहा है? ये मेरे ख्याल से डायग्राम आपके लिए ये क्लियर है। तो रेस्पिरेशन जो है वो देखिए दो जगह होता है। जब आप सांस लेते हैं तो एक तो है फेफड़ों में रेस्पिरेशन है, एक सेल में होता है। तो जो फेफड़ों में होता है वो ये है, शो किया हुआ है इन्होंने। ये सेल में जो होता है वो शो किया हुआ है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया। तो ये दो तरह के रेस्पिरेशन है। तो अब हम इनको समझते हैं, क्योंकि अगर यहाँ आपने इनको क्लियर समझ लिया तो ये जो आप अपना इसको चैप्टर को पढ़ोगे तो ये आपके एकदम से नीट एंड क्लीन यूँ होता चला जाएगा, दिमाग में एकदम साफ होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। अब आप देखें इसमें जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एल्वियोलाई है। फेफड़े का पार्ट होता है लास्ट वन, छोटा एल्वियोलाई, जिसके अंदर जब हम सांस को खींचते हैं, लेते हैं, ये देखिए जब ये इंस्पायर की जाती है, इंस्पायर्ड जो एयर है उसका दाब कितना होगा, ऑक्सीजन का उसमें दाब होगा 160 mm ऑफ मर्करी, और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा सिंपल वन, दिस वन इज ए आई थिंक 0.3 mm ऑफ मर्करी। तो आप देखिए लॉट ऑफ डिफरेंस प्रेशर में। लेकिन जब ये इंस्पायर्ड होगा फेफड़े के थ्रू जो है एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, तो यहाँ इसका जो प्रेशर है वो कार्बन इसका ऑक्सीजन का ये हमारे पास हो जाएगा 104 160 से, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 40 mm। तो देखिए 2 दिन से मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जहाँ वायु दाब कम होगा और जहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा से वायु दाब कम की तरफ जो है वायु चलेगी। तो अब आप देखें ये एल्वियोलाई है, और मैंने आपको पढ़ाया, उसमें पढ़ा भी था कि जो कैपिलरीज हैं वो बिल्कुल इसके एल्वियोलाई के टच होती हैं, बिल्कुल टच होती हुई। ये आप नीचे मैं सेल में भी बताऊंगा, ये टच होती, ये एल्वियोलाई है और यहाँ ये पूरा का पूरा इसे टच है बिल्कुल इसके। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन इस कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, अंदर चली जाती है। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो है हमारे पास यहाँ ब्लड जो है वो लिविंग एल्वियोलाई, जब ये एल्वियोलाई को छोड़ेगा यहाँ से, तो इसमें जो क्या होगा 104 और 40 जो मैंने अभी बताया, ये प्रेशर चल रहा है इसमें। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो जाएगा आपका लेफ़्ट जो है ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल में, क्योंकि ये शुद्ध है, लेफ़्ट ऑरिकल में। अब लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर प्रेशर पड़ेगा, तो ये एरोटा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ये देखिए ये बॉडी में जा रहा है, ये बॉडी में गया। अब इसके अंदर ये बॉडी में जब ये जा रहा है तो देखिए यहाँ पे अब वो ये जो प्रेशर है वो 104 और 40 है। ये है हमारे पास, ये हमारा टिश्यू है, सेल, क्योंकि सेल क्या है और टिश्यू क्या है। टिश्यू जो है वो सेल का एक ग्रुप है जो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली एक जैसी होती है। तो ये देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर टिश्यू है, ये टिश्यू का फ्लूइड है। तो अब देखिए यहाँ प्रेशर वही ज़्यादा है,
तो यहाँ से डिफ्यूजन क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ इसमें चली गई डिफ्यूजन के माध्यम से। अब क्या होगा, यहाँ होगा मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रेशर 45 हो गया और ऑक्सीजन 40 रहेगी। तो अब ज़्यादा प्रेशर किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो यहाँ इसमें कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगी। ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन इसमें से निकल गई। अब कितने निकली ये देखिए, 104 में से सिर्फ रह क्या कितने गई, 40, बहुत रह गई, निकल गई। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ हार्ट में आएगा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी यहाँ आर्टरी लेके जाएगी, ध्यान रखना, आर्टरी द्वारा ये फेफड़े में चला जाएगा और फेफड़े से शुद्ध होकर फिर वही सारा ये जो है सर्कल चलता चला जाएगा। ये तो हमारा हो गया एक तरह से पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब जो ये हमने हालांकि सेल को ले लिया यहाँ, लेकिन इन्होंने यहाँ सेल को भी बहुत अच्छा क्लियर किया। देखिए ये डायग्राम वेरी वेरी क्लियर डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से आप पढ़ लोगे, देख लोगे, तो ये कभी आपके भूलने वाला नहीं है, याद हो जाएगा आपको। बड़ा सिंपल है, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। तो देखिए कैपिलरीज जो है वो टिश्यू के समांतर चलती हैं। ये देखो ये टिश्यू है और ये कैपिलरी ये समांतर चल रही हैं। यहाँ क्या हुआ, वो सेम जो है वो प्रोसेस आ गया कि ऑक्सीजन का जो है ज़्यादा है प्रेशर, तो यहाँ क्या करेगा ये इसका जो है देखिए यहाँ इसके माध्यम से ये जो टिश्यू का जो फ्लूइड है इसके माध्यम से ये देखिए ये सेल में प्रवेश करेगा। ये सेल रही, ये सेल में प्रवेश कर गई टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से। अब ये सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हुई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ हुई। यहाँ से कैपिलरीज अब जो है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस जो है रवाना हो, तो ये लेके आई और ये लेके चलेगी। तो ये एक जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए जो है, अगर आपने इसको देख लिया और ये आपके दिमाग में बैठ गया तो ये पढ़ने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही आप समझा दोगे और इसको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ जो हमारे पास जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, ये हमने ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो फिजिकल रूप में पढ़ लिया था। अब हमने ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है ये दो तरह से ब्लड में जाएगी। एक तो डायरेक्ट चलेगी ऑक्सीजन फिजिकली हो गया इसका फिजिकल फॉर्म में, ये तो जाएगी प्लाज्मा में सिर्फ और बहुत कम क्वांटिटी में जाती है। अब जो हीमोग्लोबिन Hb के साथ मिल करके अब ये जो है खूब सारी ज़्यादातर ही ऑक्सीजन इस तरह से जो है वो परिवहन करती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ भी इन्होंने बड़ा अच्छा समझाया है, लेकिन वो डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने उसका सहारा लिया। जैसा पूर्व विदित है, हीमोग्लोबिन रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला वर्णक है और वो है हीम और ग्लोबिन नामक दो हिस्सों में बना होता है। हीम में आयरन जो है वो फेरस अवस्था में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत अधिक होता है, जिस कारण ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा से आरबीसी में तीव्र गति से डिफ्यूज हो जाती है, विसरित हो जाती है। प्रत्येक Hb अणु में हीम के 4 अणु, अंडरलाइन कर लेना इनको, पाए जाते हैं, जो प्रत्येक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ संयोजित हो जाता है, मिल जाता है। ऑक्सीजन के संयोजित होने के बावजूद भी आयरन जो है वो +2 आयन इसी अवस्था में रहता है। इसी कारण से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनीकरण कहते हैं। ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन। यस, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ऑक्सीजनेशन उसमें उसका मिल जाना, ऑक्सीडेशन अलग प्रक्रिया, वो मेटाबॉलिज्म में होती है। इसके पश्चात इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कहने लग जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि हीमोग्लोबिन की जितनी अधिक मात्रा रक्त में होगी, रक्त उतनी अधिक ऑक्सीजन का वहन कर सकता है।
जब रक्त पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से संतृप्त होता है तो संपूर्ण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजित होता है। इस अवस्था में रक्त में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कहते हैं। जितना वो ले जाने के लिए ले सकता है हीमोग्लोबिन, ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम, उसको ये परिवहन क्षमता कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अविघटन कैसे होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बन गया, तो लेकिन अब ये सेल में जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं देगा, टूटेगा नहीं, तो कैसे ऑक्सीजन कैसे देगा? तो ये कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक सरल अभिक्रिया द्वारा जुड़े तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता के बीच बनने वाला वृक्क एस आकार का, ये हमारे को ये दे रखा है इन्होंने HB के साथ, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मायोग्लोबिन के साथ होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एस शेप का दिया हुआ है कि कैसे ये डिसोसिएशन कर्व बनती है, कैसे ये अलग होता है। तो यहाँ इस वृक्क पर सबसे अधिक प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ता जाता है तो ये वक्र नीचे व दाईं तरफ खिसकता जाता है, अर्थात अधिक ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से मुक्त होती रहती है। अब हमने अभी आप देखो ये वो डायग्राम कितना आपको काम आएगा, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन तभी जो है वो रिलीज होती है जैसे ये जो दाब कार्बन डाइऑक्साइड का दाब बढ़ता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना इसको। इसी प्रकार का प्रभाव हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन का हाइड्रोजन आयन की मात्रा का भी पड़ता है, जिनके बढ़ने से अर्थात यानी कि pH घटने से। देखिए ये H बढ़ा तो एसिडिटी, pH घटी का मतलब एसिडिटी। तो कभी भी ब्लड में एसिडिटी नहीं होने देनी चाहिए, ये रोग का घर होती है। ब्लड हमेशा एल्कलाइन की तरफ रहना चाहिए, घटने पर यह वक्र नीचे व दाईं तरफ खिसक जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन आयन के इस प्रभाव को अंडरलाइन कर लेना, बोर इफेक्ट कहते हैं। इसे बोर इफेक्ट कहा गया है। तो इस डायग्राम के आप अंदर देखेंगे आप कि जैसे जैसे सैचुरेशन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता चला गया तो ग्राफ ये यूं होता चला गया, देखिए यूं होता चला गया, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती चली गई इसमें से, HB ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन का आप देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है MM हीमोग्लोबिन, और यहाँ देखिए प्रेशर जो है CO2 का 80 के करीब। तो यहाँ जब ये इधर 70 के करीब पहुँचता है, कौन सा, ऑक्सीजन का, ये देखिए आप, तो ये तो डाउन आ गया, ये परसेंटेज सैचुरेशन होती जा रही है, और ये है 80 पे जो पहुँच जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता जो स्लैब है ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करता है। ये उसका जो बोर इफेक्ट है, ये इसका समझाने का प्रयास कर रहा है। जब शिराओं का रक्त फेफड़ों में पहुँचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड त्याग दी जाती है, जो वायु कोशों की हवा में चली जाती है। इस स्थिति में यह वक्र बाईं तरफ खिसक जाता है, इस कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फिर जो है वो संयुक्त हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। यदि रक्त का तापमान बढ़ता है तो ये वक्र नीचे व दाईं ओर खिसक जाता है। ये अंडरलाइन आप कर लेना भाई, इसका ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और ये बोर इफेक्ट क्या है। ऊतकों में देखिए जब मेटाबॉलिज्म होगी तो तापमान तो बढ़ेगा, इसमें क्या बात है। ऊतकों में उपापचय के दौरान तापमान बढ़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, इसीलिए ऊतकों में यह क्रिया प्राथमिकता से संपन्न होती है। तो ये हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। भौतिक रूप से उसी तरह से जैसे पहले वो था, ऑक्सीजन भौतिक,
रूप से इन फिजिकल फॉर्म। पहले हम इसको फिजिकल फॉर्म को लेते हैं। तो मैंने इस पूरे के पूरे क्रम को आपको मैंने उसमें डायग्राम में अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। और ये यहीं वही सेम बात जो है वो डिफ्यूजन की टिश्यू से प्लाज्मा में और ये एर्थ्रोसाइट्स में, ये सेम जो है इस डायग्राम में भी इसको छोटा करके जो है वो दिखा दिया है। तो इसमें हम इसमें देखते हैं ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा में लगभग 20 गुना अधिक घुलनशील है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अंडरलाइन कर लेना इसको, प्लाज्मा में ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना अधिक घुलनशील है लेकिन फिर भी कुल परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 5% भाग ही भौतिक रूप से रक्त प्लाज्मा में घुली अवस्था में परिवहन करता है। तो देखिए ये 5% जो है वो उसमें घुली अवस्था में प्लाज्मा में चलता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि किसी भी जलीय विघटन में, हाइड्रोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए ये ऊपर यही प्रक्रिया बताई गई है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जो है ये ऊपर जो है इस यही चीज़ जो है दर्शाई गई है। ये देखिए यहाँ H2CO3 जो है बना है, ये यहाँ इसी का निर्माण कर लेती है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोलाइसिस द्वारा इसका कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, जो उचित मात्रा में हाइड्रोजन आयन व बाइकार्बोनेट HCO3 में विघटित होकर एक साम्य इक्विलिब्रियम बनाता है। यहाँ ये क्रिया ऊपर जो है इन्होंने बड़ी बखूबी अच्छी तरह से दिखा रखी है। H2CO3 को देखिए, HCO3 में जो है और H आयन में यहाँ न ऊपर शो कर रखा है। इसको जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे जो लिखा हुआ है एकदम से क्लियर, एकदम क्लियर है। ये एक साम्य इक्विलिब्रियम स्थापित कर लेती है। कार्बोनिक अम्ल के बनने की क्रिया को तीव्र करने के लिए रक्त में RBC में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अंडरलाइन कर लेना इसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। तो ये जो हमने देखा, और एज ए बाइकार्बोनेट आयन के रूप में भी ये चलती है कार्बन डाइऑक्साइड, एज ए बाइकार्बोनेट आयन। इस रूप में भी अधिकांश CO2 का परिवहन होता है। किसी भी जलीय विलयन में CO2 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, जो उचित मात्रा में हाइड्रोजन आयन व बाइकार्बोनेट में विघटित होकर एक साम्य स्थापित कर लेता है। कार्बोनिक, ये हमने देख लिया, ऊपर पढ़ लिया है। कार्बोनिक अम्ल के बनने की क्रिया को तीव्र करने के लिए रक्त में RBC में एक एंजाइम, ये दोबारा दे दिया इन्होंने शायद, पाया जाता है जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यस, ये दोबारा दे दिया, कार्बोनिक हाइड्रेज कहते हैं। यह एंजाइम जिंक युक्त होता है, अंडरलाइन, जिंक युक्त होता है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पानी से मिली हाइड्रोलाइसिस और H2CO3, ये हमारे पास कार्बोनिक अम्ल बना। और ये देखें H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जो है वो H आयन में और बाइकार्बोनेट में ये विघटन हुआ। ये समीकरण द्वारा भी बड़ा अच्छी तरह ये समझा रखा है। प्रथम समीकरण CO2 का जलीयकरण हाइड्रोलाइसिस दर्शाता है। प्रथम समीकरण CO2, यहाँ देखिए हाइड्रोजन हुआ है इसमें, तो ये इसका हाइड्रेशन यानी कि दर्शाता है। यह क्रिया बहुत धीमी गति से होती है तथा इतनी धीमी गति से होती है कि जब तक यह साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम, अब ना इधर ना इधर, एक जगह साम्य हो गई, रुक गई में पहुंचती है, उससे पहले ही रक्त फेफड़ों की वायु कोशों तक पहुंच जाता है। तब उससे पहले ही रक्त एल्वेलाई में, अभी मैंने वो लाइन बना के अभी आपको बताई डायग्राम में कि इधर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली और ये एल्वेलाई में वापस जो है वो पहुंचा। तो जैसे ही ये उसमें तक पहुंच जाता है, इस कारण यह रासायनिक अभिक्रिया गति नियंत्रक बन जाती है। तो ये जैसे ही ये रक्त फेफड़ों में वायु कोश तक पहुंचे, इस कारण से रासायनिक अभिक्रिया गति नियंत्रक बन जाती है तथा CO2 का
फेफड़ों में मुक्त होना व ऊतकों में रक्त द्वारा ग्रहण होना बाधित हो जाता है। ये अब वो फेफड़ों में जो है जा रही थी जो मुक्त होकर के वो बंद हो जाता है, और उधर जो है वो ऊतक उसको ग्रहण नहीं करते। तो ये इधर से एक प्रक्रिया बंद हुई, अब वो दूसरी प्रक्रिया ऑक्सीजन वाली चालू हो जाएगी, फिर इसी तरह से वो बंद हो जाएगी, ये ऑक्सीजन वाली चालू हो जाएगी। जैसे ही ये फेफड़ों तक पहुंचेगा इसी समय ये तो क्रिया हो जाएगी CO2H2O के साथ, ये कार्बोनिक एसिड, और ये उसके बाद में ये H आयन और बाइकार्बोनेट तो बन जाएगा। अब ये साम्य होने के बाद में ये इसमें क्या होगा, नियंत्रक आ जाएगा, रुक जाएगी। फेफड़ों में मुक्त होना, ऊतकों में रक्त द्वारा ग्रहण होना बाधित हो जाएगा। उस डायग्राम को आप जब देखोगे ये दोनों के कहाँ से ये इसको पकड़ रहा है, कहाँ इसको छोड़ रहा है। दूसरी अभिक्रिया में बाइकार्बोनेट बनने की क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। ये बाइकार्बोनेट जो बन रहा है ये बहुत ही तीव्र गति से होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का गति पर नियंत्रण में योगदान नहीं होता है। रक्त व आरबीसी में उपस्थित बाइकार्बोनेट का अनुपात अंडरलाइन 2:1 होता है। तो आज मेरा ध्यान था कि इसको आज चैप्टर को कंप्लीट कर लें, लेकिन तो ये थोड़ा सा भी और है, इसको अपने और देख लेते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम आज यहीं विराम दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक ये बस ये अब एक और पढ़ लेते हैं, कार्बामीन यौगिकों के रूप में। ये थर्ड इसका जो है वो किन किन रूपों में ये ब्लड में जा रही है। तो ये है कार्बामीन एज कार्बामिनो कंपाउंड्स। तो ये किस तरह से है इसमें देख लेते हैं। बाकी फिर पूरा एक जो है लेक्चर हम नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में लेंगे पूरा। कुल परिवहित यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हो रही है CO2 का लगभग 20% भाग कार्बामीन यौगिकों के रूप में परिवहित होता है। यह क्रिया अपचयित हीमोग्लोबिन द्वारा तीव्र गति से होती है। यह क्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। तो अब आप देखिए ये हीमोग्लोबिन के साथ में आप इसको देखें किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो NH2 की उपस्थिति में यहाँ ये इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड में मिल करके HbNH_COOH और फिर ये H को आयन को जो है वो अलग कर देगी और ये HbNH_COO जो है वो और H आयन अलग से इसे हो जाएगा। तो इसको आपको तो याद ही करना पड़ेगा। तो ये क्रिया इसके अंदर होती है। फेफड़ों में प्रवेश के पश्चात यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः जो है वो इससे मुक्त हो जाती है। जैसे फेफड़ों तक पहुंचती है उसके बाद में ये उससे वापस जो है वो मुक्त हो जाती है। तो ये आज हम इसमें नेक्स्ट जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन कर्व के बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कुछ ये हमारे पास परिभाषाएं हैं, इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।